बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। आज की पहली खबर आपको दिखा रहे हैं। रनवे वाली मस्जिद को लेकर अब मिशन टेक ऑफ की तैयारी है दर्शकों। ये जो मस्जिद है ये दिक्कत पैदा कर रही है दर्शकों, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखाइए। आपको दिखाएंगे एक एक तस्वीर कैसे अलग अलग जगह पर कार्रवाई हो रही है। दिखाइए। ये सब नहीं चलेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, हम दुखी हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। अब दर्शकों, ये आपको 3 तस्वीर दिखाता हूं। इसकी चर्चा देश भर में हो रही है क्योंकि रनवे देख रहे हैं दर्शकों, अब रनवे के पास मस्जिद है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इधर मध्य प्रदेश में आज भोजशाला पर विवाद बढ़ गया है। भोजशाला में मुसलमानों को जो जमीन दी गई उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक मस्जिद है, वहां पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अब मैं आपको दर्शकों AI तस्वीर से समझाने की कोशिश करता हूं कि दिक्कत क्या है। ये आप देख रहे हैं रनवे के बीच में मस्जिद बनी हुई है, और अब सरकार की और प्रशासन की तैयारी है कि इस मस्जिद को हटाया जाए ताकि रनवे का विस्तार हो सके। दिखाइए जरा इसे, AI जनरेटेड तस्वीर। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, रनवे वाली मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है। ये आप देख रहे हैं, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है, और शुभेंदु सरकार बड़े एक्शन की तैयारी है। इस तस्वीर में आप देखिए कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या, अब इसे लेकर टीएमसी के पूर्व MLA उन्होंने आवाज बुलंद कर दी। वो कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। सुनवाइए जरा ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे, ना मिছিল करेंगे, ना माइकिंग, ना कोई जुलूस, मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, हम दुखी हैं बस। अब दर्शकों यहां आप देखिए, आज यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पहुंच गए, और देखिए रनवे वाली बांकरा मस्जिद में ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि यहां पर करोड़ों मुसलमानों को इकट्ठा किया जाएगा और फिर यहां पर नमाज पढ़ी जाएगी। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। मसला क्या है दर्शकों समझिए। एयरपोर्ट जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है वहां पर मस्जिद बना ली गई है। एक और बड़ी बात, ढांचा रनवे से सिर्फ 165 मीटर दूर है, तबकि यह संभव ही नहीं है दर्शकों। परेशानी क्या होती है, फ्लाइट ऑपरेशन काफी ज्यादा प्रभावित होता है दर्शकों। एक्शन धारा 144 लागू कर दी गई है, नमाज पर रोक लगा दी गई है। कई हैं जो उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 करोड़ मुसलमान जुटेंगे दर्शकों, 1 करोड़ मुसलमान। इसके बाद सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भीड़ में
साजिश की आशंका है दर्शकों, और ये तैयारी ऐसी है जो सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या वजह है कि उसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना है। अगर वो सुरक्षा के लिए खतरा है तो समझना चाहिए, लेकिन फिर भी साजिश की जा रही है दर्शकों। आगे आपको बताएंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कहीं सड़क पर मजार, कहीं रेलवे की जमीन पर मदरसा, तो कहीं एयरपोर्ट के अंदर अवैध कब्जा। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये लैंड जिहाद का संगठित और आजमाया हुआ पैटर्न है। धीरे धीरे चुपके चुपके सार्वजनिक भूमि, रेलवे, हाईवे और यहां तक कि सिक्योरिटी जोन पर कब्जा, राष्ट्र की कमर तोड़ने की बड़ी साजिश है। एयरपोर्ट के भीतर एक मस्जिद है, उसके लिए एंट्री लेते हैं लोग, जो एक अपने आप में एक सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन जब राष्ट्रहित की बात आती है तो ताकतवर कदम उठाने पड़ते हैं, और इसी दिशा में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उस शिफ्टिंग से कुछ मौलानाओं को दिक्कत होने लगी है। हमने बोला बंगाल का 1 करोड़ मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे, ना मिছিল करेंगे, ना माइकिंग, ना कोई जुलूस, मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, हम दुखी हैं बस। वो भी रनवे वाली मस्जिद में नमाज की जिद उस वक्त हो रही है जब जैश के आतंकी शहर शहर अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर चुके हैं। 3 जुलाई को 8 आतंकी पकड़े गए, 17 जुलाई को 5 जो किसी बड़े हमले को अंजाम देने के फिराक में थी। सवाल राष्ट्र की सुरक्षा का है, फिर जिद की कोई जगह नहीं, और ना ही रनवे पर मस्जिद के लिए 1 इंच भी जगह मिलेगी। फरमान आ चुका है, देखते जाइए रनवे वाली मस्जिद का वही अंजाम होगा जो यूपी में अवैध मस्जिदों का हुआ है। दर्शकों, दिक्कत किसी मस्जिद से नहीं है, दिक्कत है दर्शकों हट की, जिद की, क्योंकि अगर वो सुरक्षा के लिए जरूरी है तो कदम उठाने चाहिए। बंगाल की राजधानी कोलकाता में मस्जिद पर बवाल छिड़ गया है दर्शकों, जिसे शिफ्ट करने का फरमान आते ही मौलाना अब चेतावनी देने लगे हैं। टीएमसी के नेता सिद्धि कुल्हा उसी मस्जिद में नमाज की जिद पर अड़ गए। वो 1 करोड़ मुसलमानों को रनवे पर इकट्ठा करने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दरअसल ये ढांचा कोलकाता एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में है दर्शकों, रनवे के ठीक बीच में है दर्शकों। ये विवादित मस्जिद जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण वहीं किया गया जो सरेआम एयरपोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर कब्जा है दर्शकों। सबसे बड़ी बात आप समझिए, यहां बिना सुरक्षा के नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आते हैं, जिसे शुभेंदु सरकार अब होने नहीं देगी, क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया गया। सीएम शुभेंदु ने कहा, एयरपोर्ट चीन और बांग्लादेश की सीमा के पास है। रणनीतिक रूप से कोलकाता एयरपोर्ट महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, इसलिए यहां आउटसाइडर्स के लिए गेट खुले नहीं रखे जा सकते। ये समझना होगा वहां के लोगों को। यही वजह है दर्शकों की बांकरा मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन टीएमसी बांकरा मस्जिद को शिफ्ट करने के विरोध में आ गई, और आप सोचिए विरोध भी ऐसा बढ़ रहा है कि टीएमसी से जुड़े मौलाना मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 करोड़ मुसलमान यहां पर आ जाए और यहां पर नमाज पढ़े। लेकिन दर्शकों सोचिए, एक जिद कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। सुनिए जरा। जो काम अब नहीं हुआ है, 136 साल में नहीं हुआ है, हम 40 साल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करते नहीं हुआ, आप उसको क्यों कहते हैं? बंगाल में 4 करोड़ मुसलमान है, 4 करोड़, 1/4 से हमने कहा है दुआ करो। और ये दुख बोला, हम दुखी हैं, ये हम दुखी हैं, बस इतना। और घर आएंगे, नो प्रोटेस्ट, नो माइकिंग, नो मिছিল। वहाँ बताया कि वहाँ जाओ, हमें भी ले जाओ, बैठ के बात करेंगे, रास्ता खुलेगा। जबरदस्ती हथौड़ा मत बोलो, हम उनके वोटर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन एक साथ रहने के लिए भाईचारगी चाहिए। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जो ये हरकत कर रहे हैं वो किसी साजिश का भी हिस्सा हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दर्शकों शुभेंदु अधिकारी ने फेंसिंग लगाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोक दिया है, रोहिंग्याओं को रोक दिया है। और आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, कई
जगह पर फेंसिंग लग गई। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। अब खबर यह है कि जब फेंसिंग लग गई है दर्शकों, तो आप देख रहे हैं ये गुरुग्राम में पकड़ा रहे हैं, ये जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठ हैं वहां पर एक्शन हो रहा है। इनको पकड़कर अब बांग्लादेश में भेजने की तैयारी है। लेकिन दर्शकों, इधर फेंसिंग लगी और उधर बताएं एक बहुत बड़ी साजिश करने लगे रोहिंग्या। खबर यह है कि अब वो पानी के रास्ते आ रहे थे, लेकिन दर्शकों उनकी नाव डूब गई। 500 रोहिंग्या शरणार्थियों की मौत की खबरें दिखाइए जरा, कैसे हादसा हुआ ये आप देख रहे हैं। एआई जनरेटेड तस्वीर। शरणार्थियों की मौत की आशंका है क्योंकि बहाव इतना तेज था कि एकाएक नाव पलटने के बाद उनके हालात खराब हो गए। अब दर्शकों मैं आपको दोनों जानकारी देता हूं। पहली जानकारी ये कि सुरक्षा के लिए कैसे फेंसिंग लगाई जा रही है, कितने किलोमीटर की फेंसिंग लग गई है। आइए जरा पहले आपको ये समझाते हैं। ये आप देख रहे हैं बांग्लादेशी बॉर्डर है। पश्चिम बंगाल को अवैध किला बनाने की तैयारी में है शुभेंदु अधिकारी। सीएम शुभेंदु न सिर्फ रेलवे और एयरपोर्ट को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग भी करवा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है, जिसमें बंगाल के 9 जिलों में फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। आज का अपडेट सुन लीजिए ध्यान से। बॉर्डर पर फेंसिंग का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है दर्शकों, और सीएम शुभेंदु कह चुके हैं बॉर्डर को मजबूत करना सबसे पहली प्राथमिकता है सरकार की, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। इसके लिए बांग्लादेशियों को पहले ही डिपोर्ट किया गया है। बाकी जो घुसपैठिए बचे हुए हैं उन्हें जल्द बाहर निकालेंगे। अब बंगाल में फेंसिंग होने से घुसपैठियों की नींद उड़ गई है दर्शकों। और मैंने आपको बताया जब फेंसिंग हो गई तो रास्ता बंद हो गया। जाहिर बात है जब आपके लिए एक रास्ता बंद हो जाएगा तो आप दूसरा रास्ता खोजेंगे, लेकिन वो रास्ता दर्शकों बहुत ज्यादा कठिन था, और यही रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। ये रोहिंग्या घुसपैठिए देखिए नाव से जा रहे थे, क्या हुआ। दावा है कि फेंसिंग के बाद घुसपैठिए अपना रूट बदल रहे हैं। अब बंगाल की खाड़ी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश हो रही है। इनका पता तब चला दर्शकों जब बंगाल की खाड़ी में 2 नाव डूब गई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देख रहे हैं आप। जानकारी है कि इन दोनों नाव पर करीब 500 रोहिंग्या सवार थे। इन 500 से ज्यादा लोगों के समुद्र में लापता होने की आशंका भी है। लापता होने में ज्यादातर रोहिंग्या समुदाय के लोग शामिल हैं दर्शकों। और आपको बताएं आमतौर पर रोहिंग्या मॉनसून में समुद्र के रास्ते यात्रा नहीं करते, लेकिन इस समय समुद्र में तूफान और ऊंची लहरों का खतरा ज्यादा होता है, और बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में भीड़ की वजह से भी परेशान है। यही वजह है कि जान जोखिम में डालकर वो समुद्र का रास्ता चुन रहे हैं भारत में आने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु फुल ऑन एक्शन में है। बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है, एयरपोर्ट पर हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसलिए दर्शकों अब रोहिंग्या भी डर रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी डिपोर्ट किए जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा गया। मस्जिदें लगातार तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये जो बुलडोजर ये मस्जिदें आप तोड़ रहे हो, इसका पूरे विश्व के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। एक बहुत गलत छवि आप भारत की बनाने का काम कर रहे हो, जो देश के लिए बहुत खराब है। ये मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता तब भी उसको हटाया जाता, और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहता है। सिर्फ सिद्दीकुल्ला चौधरी और ऐसे जो बयानबाजी कर रहे हैं उसके लिए हम यही बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में बाबर का सरकार नहीं है। जो कुछ करना है वो हमारा जो गृह मंत्री है पश्चिम बंगाल का शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने कर दिया। लेकिन दर्शकों यहां हम घुसपैठियों को रोक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भेष बनाए हुए हैं दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दर्शकों जो आपको आमतौर पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये सभी आतंकी हैं। देखिए इनकी शक्ल दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। ये वो आतंकी हैं दर्शकों जो गुजरात से पकड़ाए हैं। ये टाइम बम बनाने वाले 5 आतंकी पकड़े गए हैं, और ये बहुत बड़े हमले की फिराक में थे दर्शकों। इसलिए मैंने कहा दर्शकों कुछ ऐसे होते हैं जो पहचान में नहीं आते। इससे पहले गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। जरा सोचिए आप, ये वहां पर
क्योंकि गुजरात का रास्ता भी समंदर से जुड़ता है और वहां पर यह साजिश की जा रही। दिखाइए जरा इसे भी। इसके पहले 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दर्शकों इनकी साजिश बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी साजिश है दर्शकों। और ये भारत में रहने वाले लोग जिनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। आप सोचिए जरा, ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन गुजरात एटीएस की आज तारीफ करनी होगी जिन्होंने बड़ी कार्रवाई करके इन्हें पकड़ा है। देश में टाइम बम से धमाके की साजिश हो रही थी दर्शकों, सभी लोग कर रहे थे। गुजरात एटीएस ने 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जो देश के कोने कोने में धमाके की साजिश रच रहे थे। जैश आतंकियों का मकसद सिलसिलेवार अटैक का था, जिसे एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। जांच में खुलासा यह हुआ दर्शकों कि इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अयूब और अमीन शेरा है, जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। इन आतंकियों ने धमाके के लिए विशेष रसायन भी मंगवाया, साथ ही गन पाउडर के साथ धमाके की सामग्री मंगवाई थी। इनके चेहरे जरा आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। इतना ही नहीं, ये सभी आतंकी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं दर्शकों, आम लोगों की तरह, आप पहचान नहीं पाएंगे। इनका नेटवर्क देश के बाकी राज्यों में भी फैला हो सकता है, जिसे टाइम बम देकर धमाके की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। इनका मकसद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाके का था। ये आम नमाजी बनकर दहशत फैलाने की फिराक में थे, इनकी तैयारी थी। इससे पहले 4 जुलाई को आपको बताऊं, इसी नेटवर्क के 8 आतंकी पकड़े गए। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन, एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी है दर्शक, और बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग घूम रहे हैं, इन्हें फिर आप पहचान लीजिए। लेकिन इसे लेकर कैसा एक्शन लिया गया है, आगे क्या तैयारी है, सुनिए जरा। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बनासकांठा पाटन में रहते हुए कुछ लड़के हैं जो कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कांटेक्ट में है। ये वहां से उनका जो रेडिकल कंटेंट है उसका गुजराती ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इस एक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक एफआईआर यूएपीए और बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें ये जो 5 आरोपी हैं इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट के सामने इनको प्रोड्यूस किया गया है और ये कोर्ट में लगभग इनके 8 दिन के हमें रिमांड मिले हैं। ये जो 5 आरोपी हैं, इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा सिद्धपुर पाटन का रहने वाला है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। ये देवबंद सहारनपुर में पढ़ा हुआ है। मोहम्मद अयूब सुनसरा और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया है, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं और इन लोगों के रिमांड लेकर के अब आगे इनके पास से जो सीजर होने वाली आइटम्स हैं वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बीजेपी का ऑपरेशन 360, ऑपरेशन 360 दर्शक, यह ऑपरेशन क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। 20 जुलाई वो तारीख जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। अभी से धड़कनें बढ़ने लगी हैं। आपको भी इंतजार है कौन सा नेता क्या कहेगा, कौन सा बिल आएगा, देश में सियासी माहौल गरमाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। आपको बताएं, बीजेपी अब मिशन मोड में काम कर रही है दर्शकों, और बीजेपी ने ऑपरेशन 360 शुरू कर दिया। इसके लिए देखिए आप, राजनाथ सिंह के आवास पर खबर यह है कि एक बड़ी बैठक हुई है। एनडीए के तमाम नेता यहां पर मिले हैं, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, और आपको बताएं इसी बैठक से जुड़े हुए कुछ तथ्य हमारे पास आए हैं, कुछ जानकारी हमारे पास आई है। लेकिन आपको बताते हैं विपक्ष में खौफ क्यों। 20 जुलाई से क्या शुरू होने वाला है, पहले तो जान लीजिए। मॉनसून सत्र शुरू होगा दर्शकों। सत्र में हमारे पास खबर है दर्शकों, 7 बिल आने वाले हैं। 7 बिल, ये कौन कौन से बिल हैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बिल में सबसे बड़ा बिल कौन सा है, क्या होने वाला है? लोकसभा सीटों का परिसीमन, डीलिमिटेशन। सीटें बट जाएंगी, बढ़ जाएंगी दर्शकों, और इसी बात की चिंता पार्टियों में है। अगली तस्वीर दिखाइए। और कांग्रेस भी अब स्ट्रेटेजी बनाने लगी है। कांग्रेस की कोशिश यह है कि पूरी की पूरी तैयारी ऐसी रहे कि वो सरकार की रणनीति को कामयाब ना होने दे। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस उसमें कामयाब हो पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। उधर दर्शकों, लेफ्ट की पार्टियां भी तैयार है। हालांकि लेफ्ट अब देश में खत्म हो गया है, इक्का दुक्का जगह बचा हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी दम लगा रही हैं लेफ्ट की पार्टियां। लेकिन दर्शकों, अब ये 7 बिल आने वाले हैं। ये 7 बिल कौन कौन से रहेंगे, इस पर कितना हंगामा होने वाला है, पहले तो आपको ये बताते हैं।
कौन कौन से बिल लाने वाली है सरकार? परिसीमन विधेयक दर्शकों, सबसे बड़ा यह बिल आएगा। लोक सेवकों और मंत्रियों की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ नियम। इसके बाद आएगा दर्शकों केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026। सुप्रीम कोर्ट संशोधन अध्यादेश भी आ सकता है और विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026। एक और है दर्शकों आप लोगों के लिए दर्शकों, कॉर्पोरेट कानून विधेयक 2026 इसी सत्र में आएगा। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक भी इसी सत्र में आ सकता है, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, जैसे जैसे सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, सरकार की रणनीति आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की मुश्किल बढ़ने वाली है। हो क्या रहा है मॉनसून सत्र से पहले दिखाएं आपको, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। 17 अप्रैल को संसद जिस मिशन की शुरुआत परिसीमन से नारी वंदन तक, उस मिशन को पूरा करने का मॉनसून आ चुका है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में पूरे विपक्ष की धड़कनें बढ़ गई हैं। न कांग्रेस को पता न समाजवादी पार्टी को कि बीजेपी के मिशन 360 में उनका कौन सा सांसद शामिल होने जा रहा है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। कांग्रेस का टेंशन में आना लाजमी है। बीजेपी परिसीमन और महिला आरक्षण के सहारे जो दांव चल रही है, उसकी बदौलत सत्ता की नींव दशकों के लिए खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब पहले मिशन 360 पूरा होगा। To oppose this delimitation bill, which will be against the interest of the states. They say they're going to have an all-party meeting. We'll have to wait and see what is going to come out of that all-party meeting. यानी डीएमके वो दल जिसके फैसले से बीजेपी और कांग्रेस के आने वाले दशकों की सियासत की किस्मत जुड़ी है। अगर स्टालिन ने बदलाव चुना तो खेला होगा, और मौन रहे तो बीजेपी खुद ही 17 अप्रैल दोहराने की गलती नहीं करेगी। सोचिए दर्शकों, विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन 360 में, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति कुछ और हो दर्शकों। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि आखिर मॉनसून सत्र में होगा क्या। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र से पहले दिल्ली का सियासी पारा हाई है दर्शकों। आपको बताऊं, एनडीए नेताओं के घर पर ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। खबर हमारे पास है, बीजेपी मिशन 360 पर काम कर रही है दर्शकों। तारीखों पर नजर डालें तो चौंकाने वाला पैटर्न भी दिखता है, समझिए इसे और ध्यान से सुनिए। 15 जुलाई को खबर यह है कि पीएम हाउस में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। पीएम हाउस में यह बैठक बंद कमरे में करीब 2 घंटे चली, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन मौजूद रहे। दूसरी बैठक 17 जुलाई को राजनाथ सिंह के आवास पर हुई दर्शकों, और इस बैठक में एनडीए के 30 से ज्यादा दलों के नेताओं के शामिल होने की खबर है। बैठक का एजेंडा 2/3 बहुमत और नए बिल पर चर्चा का था, लेकिन सबसे ज्यादा मंथन परिसीमन का होने वाला था। दरअसल अप्रैल में परिसीमन बिल 54 वोटों की कमी से गिर गया था, मात्र 54 वोट। और इस बार टीएमसी के 20 और यूबीटी के 6 सांसद एनडीए के साथ आ गए दर्शकों। लेकिन टीएमसी यूबीटी के बागी मिलाकर भी एनडीए का नंबर होता है 319, जबकि संशोधन में संविधान संशोधन के लिए 360 सांसदों का 2/3 बहुमत चाहिए। लिहाजा बीजेपी अब डीएमके और एनसीपी शरद गुट को मनाने के मिशन पर काम कर रही है। और अगर ये मान गए दर्शकों, तो आप ये मान लीजिए कि बीजेपी मॉनसून सत्र में कई बिल पास कराएगी। सुनिए इस पर कांग्रेस, डीएमके और वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं। हम भी डीएमके के सांसदों के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत हो रही है। डीएमके अभी भी विपक्ष है, विपक्षी दल है, वो सत्ता दल नहीं है, एनडीए का घटक दल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 2 महीने में कुछ समझौता हो गया है बीजेपी और डीएमके के बीच में, ऐसा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है जब वक्त आएगा
डीएमके भी खड़ा होकर कहेगा कि जो परिसीमन विधेयक लाया जा रहा है वो राज्यों के हित में नहीं है, वो संघीय ढांचे को बिगाड़ता है, वो दक्षिण भारत के राज्यों की जो आशंकाएं हैं उसको दूर नहीं करता। The upcoming parliament session, the DMK had a meeting of the MPs with our leader, Mr. M.K. Stalin, and our leader, Mr. M.K. Stalin, has instructed them to be the constructive opposition that we have always been, and to oppose this delimitation bill, which will be against the interest of the states. They say they're going to have an all-party meeting. We'll have to wait and see what is going to come out of that all-party meeting, what the BJP is going to propose. सरकार का इस वक्त पूरी तरह से मन है कि उन्हें किसी भी तरह से परिसीमन विधेयक को पारित करना है। उसके लिए 360 सांसद चाहिए, लेकिन अभी जो नंबर है लगभग उनके पास 340 हो गए हैं। तो 20 कहाँ से आएंगे? या तो डीएमके उनको सपोर्ट करे, या जो छोटे मोटे दल है वो सपोर्ट करे, और या फिर कांग्रेस में टूट हो। तो आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने अपना एजेंडा जारी नहीं किया है जिसमें कि डीलिमिटेशन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए, क्योंकि ये तभी वो पेश करेंगे जब उनके पास बहुमत आ जाएगा, यानी 2/3 बहुमत आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो मिशन 360 चल रहा है वो इसमें कामयाब होंगे। अब सरकार के पास एक तरीका है कि नंबर इकट्ठा करें, और अभी आपको कुछ दिन में दिखेगा कि जो एनसीपी शरद पवार है वो भी सरकार को समर्थन देते दिखेंगे, या नहीं तो उनकी पार्टी भी टूटेगी। और कांग्रेस ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाओ, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस भी समर्थन दे सकती है। लेकिन दर्शकों, बीजेपी की तैयारी तो है, अब विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उसकी भी तैयारी है, यानी वो बीजेपी को हराने के मूड में है। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, टीएमसी और यूबीटी के बागी एनडीए के साथ आ गए हैं, यानी एनडीए के पास 26 तो संख्या बढ़ गई। अगली तस्वीर दिखाइए। अब दूसरी नजर है स्टालिन की। क्या स्टालिन आएंगे या शरद पवार बीजेपी के साथ आएंगे, इसकी चर्चाएं हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं आपको। दिखाइए कैसे कि आपको आगे आने वाले समय में यह गणित समझना बहुत जरूरी है। दर्शकों, एनडीए और बागी समर्थक अगर जोड़ भी लें तो आंकड़ा होता है दर्शकों 319 का, लेकिन 2/3 के लिए कितना नंबर चाहिए? 360। कमी कितनी है? 41 वोट कम है। और दर्शकों, इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ये 41 वोट के लिए रणनीति बना रही है। ऑपरेशन 360 शुरू किया गया है। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, इसे लेकर अब सियासत भी होने लगी। सुनिए जरा। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सीबीआई का, ईडी का, पुलिस का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रहे हैं, जुडिशरी और चुनाव आयोग का भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें होंगी। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं। आइए दर्शकों, मैं अब आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है परिसीमन की। ये परिसीमन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाएगी, और ये अगर डेमोग्राफी बदलती है जैसा विपक्ष को लग रहा है तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन आखिर उस बिल में है क्या दर्शकों, क्या तैयारी है? आइए जरा विस्तार से आपको समझाते हैं। संसद में बीजेपी जिस नंबर गेम को हासिल करना चाहती है, डीएमके या समाजवादी पार्टी के बिना वो जादुई आंकड़ा पाना बहुत मुश्किल है। विपक्ष को डर है कि बीजेपी 360 के जादुई आंकड़े को अगर पाती है तो पहले तो विपक्ष को उसकी कोई नहीं होगा, उसकी कोई गिनती नहीं होगी, कोई ना कोई बड़ी पार्टी भी उसके हाथ से चली जाएगी। दूसरा, बीजेपी परिसीमन बिल को आसानी से पास करा लेगी। परिसीमन ही वो बिल है जिससे समूचा विपक्ष डरा हुआ है दर्शकों, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि परिसीमन यानी डीलिमिटेशन से पूरा समीकरण बदल जाएगा भारतीय राजनीति का। पहले तो परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी, इसे समझिए जरा ध्यान से। दूसरा, इन सीटों पर वोटों का समीकरण सरकार अपने हिसाब से भी कर सकती है।
तीसरा, सीटें बढ़ने से क्षेत्रीय दलों और केंद्र में बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि आबादी के आधार पर सीटें बटी तो हिंदी भाषी राज्यों का बोलबाला होगा, ऐसा विपक्ष कहता है। जबकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसे लेकर अभी से रणनीति बनने लगी है, अभी से आरोप लगने लगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि अगर डीलिमिटेशन बिल आता है तो इसे लेकर सरकार क्या कहती है और विपक्ष किस तरह की तैयारी में। आइए आपको बताता हूं, दोनों पक्ष आप सुन लीजिए। विपक्ष, ये महिला आरक्षण नहीं परिसीमन बिल है, विपक्ष कहता है। सरकार कहती है विपक्ष बिल के विरोध में भ्रांतियां फैला रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष 2011 की जनगणना पर परिसीमन ना हो यह भी कहता है। सरकार कहती है 27 की जनगणना पर परिसीमन 29 तक संभव नहीं है। विपक्ष एक और तर्क देता है, आरक्षण मौजूदा सीटों पर लागू। सरकार की तरफ से कहा जाता है, मूव कीजिए इसे, यह महिला हक छीनने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद विपक्ष कहता है ये उत्तर दक्षिण को बांटने की भी साजिश। लेकिन सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्ष एक फेक नैरेटिव फैला रहा है, नकारात्मक नैरेटिव और फेक नैरेटिव, नेगेटिव नैरेटिव। ये इसलिए फैलाया जा रहा है दर्शकों, क्योंकि विपक्ष को डर है कि अगर ये बिल पास हो गया तो दिक्कत उन्हें होगी। सुनिए जरा। तो जो 7 नए बिल लाए जा रहे हैं, इसमें से कुछ पुराने हैं, कुछ नए बिल हैं और इनको पास कराने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से पिछले बार जो परिसीमन बिल लेकर सरकार आई थी, वो 2/3 बहुमत हासिल नहीं होने के कारण वो पारित नहीं हो पाया था। उसको लाने की तैयारी जिस तरीके से दिखाई दे रही है सरकार की या भाजपा की कहें कि लगातार अलग अलग राज्यों में सांसदों को, पार्टियों के सांसद तोड़कर नए गुट बनाना और कुछ सांसदों को भाजपा में शामिल कराना, राज्यसभा हो या लोकसभा, जो जिस तरीके से संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये मानकर चला जा सकता है कुछ समय बाद सरकार यदि मानसून सत्र में नहीं लाती है तो अगले एक सत्र में परिसीमन बिल जब पूरी संख्या अपनी कर लेगी तो ला सकती है। लेकिन एक बड़ी बात और यहाँ पे दिखाई दे सकती है कि हो सकता है कि उस बार फिर वो बिल को पेश करे, फिर बिल गिरे और फिर वो जनता की अदालत में जाए कि हम तो देखिए इस बिल को बार बार पास कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ही साथ नहीं दे रहा है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर मामला था, वही स्थिति यहाँ पर भी कर सकती है और विपक्ष को एक बार फिर से रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करने की कोशिश सरकार कर सकती है। यही विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता का कारण भी है। अब दर्शकों, मैं आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। परिसीमन के अंदर की खबर क्या है ये आप सुनिए। परिसीमन पर यह भी मानना है कई विश्लेषकों का कि जो डेमोग्राफी बदली गई है दर्शकों, अलग अलग सीटों पर जो मुस्लिम बहुल सीटें हो गई हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी सारी सीटें, ऐसा कोई भी जाति और धर्म या मजहब नहीं होगा जो सबसे ज्यादा संख्या में होगा, यानी सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है दर्शकों, इससे समझिए होगा क्या। पिछले कुछ सालों में डेमोग्राफी में बदलाव के मुद्दे खूब उठे। आपको बताएं, देखा भी होगा आपने कि एक आध इलाके में अचानक मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाती है। दावा यह कि चुनाव नतीजे बदलने की एक सुनियोजित साजिश होती है। जहां मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर पहुंचती है, नतीजे बदल जाते हैं। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं, वहां वोटिंग पैटर्न अक्सर एक तरफा माना जाता है दर्शकों। राइट विंग इस समस्या का समाधान परिसीमन में देखता है। आरोप है कि मुस्लिम बहुल सीटें तोड़कर चुनावी गणित बदला जा सकता है। जैसे 1 लाख मुस्लिम हैं, उन्हें 30-30 हजार की 3 सीटों पर बांट दिया जाएगा। देश भर में करीब 80 से 100 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली मानी जाती हैं। आपको बताएं, अगर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और केरल में देखें तो इसका असर ज्यादा दिखेगा, क्योंकि इन राज्यों में कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। और परिसीमन से सीमाएं अगर बदली तो मुस्लिम वोट कई सीटों में बटेगा, जैसा मैंने आपको बताया। नतीजा यह होगा दर्शकों कि राइट विंग विचारधारा वाली पार्टियों को बढ़त मिलेगी। लेकिन लोकतंत्र के लिए संतुलित प्रतिनिधित्व का होना जरूरी होता है। एक्सपर्ट से भी हमने बात की। आलोचक मानते हैं कि इससे लक्षित राजनीति फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि सरकार इसे संवैधानिक अनिवार्यता का हिस्सा बताती है, ताकि वोटों के प्रतिनिधित्व में असमानता को ठीक किया जा सके। लेकिन इस पर दर्शकों बहस भी होती है और पॉलिटिकल पार्टी सवाल भी उठाती हैं। वो आपको सुनवाता हूं। हम लोगों ने तय किया है डिलिमिटेशन का, ये अलग अलग बुला के दलों से बात ना करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं
और सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को रखें। दावे के साथ मैं कह रहा हूं, न लोकसभा न राज्यसभा में कल बहुमत था, न आज बहुमत है और न बहुमत होगा। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। जो ये बेईमानी या कलंकित किया जा रहा है इतिहास को, डिलिमिटेशन लेके आएंगे, तो न कल इनके पास बहुमत था, न आज बहुमत है, न कल होगा। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं। इन सब का असर आने वाले सबसे बड़े सूबे के चुनाव पर पड़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश पर दर्शकों, क्योंकि केंद्र में अगर 2/3 बीजेपी के पास सीटें आती हैं तो यूपी की सियासत बदल जाएगी और यूपी में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हैं। लेकिन दर्शकों, अगर मान लीजिए कि यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी 360 का आंकड़ा छू लेती है, तो क्या असर होगा, यूपी की सियासत में क्या बदलाव होगा? आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। नंबर गेम दिल्ली में चल रहा है, लेकिन पारा यूपी का भी हाई है। बीजेपी के मिशन 360 में अखिलेश की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन की पहली वजह तो अपने सांसदों में फूट का डर है अखिलेश को। एनडीए के पास 2/3 में अभी भी 41 सांसद कम हैं, जो मैंने आपको बताया। अब समाजवादी पार्टी को डर है कि उसके 37 सांसदों में से कोई पाला ना बदल ले। वहीं दूसरा फैक्टर सीधे 2027 के यूपी चुनाव से जुड़ा हुआ है। अगर बीजेपी 2/3 बहुमत पाकर परिसीमन कराने में सफल होती है तो यूपी चुनाव पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पहला असर तो महिला वोट पर बीजेपी की एक तरफा बढ़त से पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल पास होने से आधी आबादी खुलकर बीजेपी के साथ आ जाएगी, जो पिछले चुनावों में हमने उज्ज्वला योजना के जरिए देखा था। दूसरी तरफ 33% महिला आरक्षण लागू होने से कैंडिडेट बदल जाएंगे, यानी कुल 403 सीटों में से 133 पर महिला कैंडिडेट्स उतारने होंगे। और अखिलेश का सामना, जो पूरी तकदीर है, उनकी तस्वीर है, दमदार महिला कैंडिडेट ढूंढना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई। दर्शकों, सुनवाते हैं इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जिस तरह से मुलाकात अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की हुई, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी नेताओं में खासतौर से अखिलेश यादव में के पास इसकी चिंता जरूर होगी। और ये जो बिल पेश होने वाला है, जो पिछली बार बिल गिर गया था, उसमें बीजेपी की रणनीति साफ नजर आ रही है कि इस बिल को 2/3 बहुमत से पास कराया जाए। अखिलेश यादव की चिंता का सबब ये एक और बड़ा हो जाएगा कि अगर ये बिल पास हो जाता है और ये मैसेज देने में बीजेपी कामयाब हो जाती है कि एक तो सीट बढ़ा दी, ऊपर से महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा इन सीटों पे, तो जो महिला वोटर है, जो कि बहुत बड़ी ताकत है, बीजेपी की खासतौर से जो इतनी जीत लगातार हो रही है, उसके पीछे महिला वोटर्स की ताकत को माना जाता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए निश्चित ही ये चुनौतीपूर्ण होगा। अब दर्शकों, यूपी में चुनाव से पहले तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले सियासी मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जानते हैं यूपी में चुनाव से पहले शांति रहनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने कांवड़ यात्रा से पहले अल्टीमेटम भी दे दिया है और एक्शन की तैयारी भी है। दिखाइए। इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। कोई भी ऐसी पोस्ट जो किसी धार्मिक आस्थाएं किसी खराब करते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी अफवाह फैलाते हैं उस पर निगरानी रखी जाएगी। भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि आप अगर कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, शांत रहें, धैर्य रखें, क्योंकि कांवड़ के बहाने माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसलिए यूपी सरकार और प्रशासन की पूरी तैयारी देखिए आप। पुलिस की टीम जगह जगह पर तैनात है, पहले से ही तैनाती बढ़ा ली गई है।
अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आपको बताएं, पुलिस कावड़ियों से मिल भी रही है, देखिए आप, और बाकायदा उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। कावड़ियों से यूपी पुलिस मिल रही है और कावड़ यात्रा में 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट के लक्ष्य के लिए पुलिस आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पर दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने भी आज आगाह भी किया है, सावधान रहने के लिए भी कहा है। सुनिए जरा। कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है। लेकिन दर्शकों, इशारा कहां था? कुछ हुड़दंगे आ जाते हैं दर्शकों कावड़ के बहाने। देखिए, कावड़ यात्रा में यात्री हैं, कावड़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ हुड़दंगे आ जाते हैं इस तरह के। दिखाइए जरा, ऐसे ही हुड़दंगियों से सावधान रहना होगा। इनको कावड़ यात्रा से बाहर करना होगा। इस सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सोचिए, कावड़ यात्रा से पहले यह तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि प्रदेश का माहौल खराब ना किया जाए। प्रदेश में चुनावों से पहले योगी सरकार कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहती है। कावड़ यात्रा के लिए योगी फोर्स इस समय अलर्ट मोड पर काम कर रही है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं, जल लेकर यात्रा करते हैं और महादेव का अभिषेक भी करते हैं। इस साल कावड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। सीएम योगी ने पहले ही कावड़ यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, छोटी छोटी बातों को लेकर हुड़दंग नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं, ऐसी घटनाओं का विरोधी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। डीजे की ऊंचाई को लेकर भी पूरी तैयारी है। प्रशासन की 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट तय की गई है। डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ भक्ति गीत बजाने होंगे। भड़काऊ गाने पर भी रोक लगेगी। आपको बताएं, अस्पताल और साइलेंट जोन में डीजे नहीं बजेगा। किसी तरह की डीजे प्रतियोगिता की भी अनुमति नहीं होगी। त्रिशूल, तलवार, भाला, लाठी, नुकीले हथियार पर भी प्रतिबंध रहेगा। जुगाड़ वाहन और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक पर भी कार्रवाई की जाएगी। कावड़ मार्ग पर सीसीटीवी, ड्रोन और एटीएस के साथ खुफिया एजेंसियों की भी निगरानी रहेगी। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को भी नियमों का पालन करना होगा। दुकानों पर QR कोड लगाना होगा। आप लोगों को सुनिए, फूड लाइसेंस रखना होगा और जो संचालक है दुकान का, उसका नाम भी आपको लिखना होगा। जबकि यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ये आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा गया है सरकार की तरफ से। मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागिर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है, तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं, ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। शिव जी भगवान जो थे वो ये कहते थे कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जो भी काम हो वो प्यार मोहब्बत के साथ हो, और प्यार मोहब्बत से आप लोगों का दिल जीत सकते हो और तादाद ज्यादा बढ़ेगी और खुराफात होगी, बदतमीजी, बदअखलाकी होगी तो लोग उससे हटेंगे। हमारा यही एम है कि इस बार पिछले बार की तरह ही 0 एक्सीडेंट और 0 मृत्यु किसी प्रकार की भी कावड़ के दौरान हो, और हम मेहनत करके सुनिश्चित कराएंगे किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो। तो रूट का निरीक्षण भी लगातार सभी थाना क्षेत्रों में सभी पुलिसकर्मी कर रहे हैं। तो आज ये रूट का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसके साथ साथ ये फ्लैग मार्च जो है वो कर रहे हैं। जो आगामी कावड़ यात्रा है उसको लेके भी हमारी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। सभी रास्तों को चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी रास्ता खराब ना हो, क्योंकि वहाँ पे अगर रास्ता खराब है उसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट को निर्देशित कर दिया गया है तो उसको ठीक करवाएं। प्लस जो बैरिकेडिंग करनी है घाटों के ऊपर। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको सीधे लेकर चलते हैं युद्ध के मैदान में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बम वर्षा कर रहे हैं, खलीफा को खत्म करने की कसम खा चुके हैं और खबर यह है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है।
पहली तस्वीर दिखाइए, डोनाल्ड ट्रंप और यूएस आर्मी रुकने के मूड में नहीं है। ये आप देखिए, जबरदस्त बमबारी की जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, तेहरान में जबरदस्त बमबारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम उन जगह पर बमबारी करेंगे जहां पर ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, वो चाहे रेलवे के ब्रिजेस हों या फिर उनकी महत्वपूर्ण जगहें। लेकिन दर्शकों सोचिए, ईरान भी रुक नहीं रहा है। मिसाइल और ड्रोन से वो अमेरिका को परेशान कर रहा है। बहरीन में अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया, उसकी तस्वीर आप देखिए जरा। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, ईरान का कहना है कि वो लगातार अमेरिका पर अगर वो हमला करेगा तो उनके बेसिस पर हमला करेगा। और जो आसपास के देश हैं मिडिल ईस्ट के, वहां पर इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं जहां ईरान पलटवार कर रहा है। दिखाते हैं दर्शकों, रिहायशी इलाकों में भी अमेरिकी बमबारी हो रही है। और ये आप देखिए, ये अटैक बताता है कि अभी ना ईरान रुकेगा ना अमेरिका। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ओहो, मोशन ना मालूम नहीं चाहिए, जरूर। लेकिन दर्शकों सवाल यह है कि आखिर ये बमबारी कब तक रहेगी, क्योंकि इधर अमेरिका मारता है, उधर बहरीन और सऊदी में अमेरिकी बेसिस पर ईरान की तरफ से बमबारी की जाती है। और अगर ये सब कुछ चलता रहा तो काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। यहां आप देखिए दर्शकों, कई जगह पर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो युद्ध और ज्यादा भड़केगा। मूव कीजिए इसे, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट पर तीसरी बार दावा किया गया है कि जब राउंड 2 शुरू हुआ युद्ध का, तीसरी बार हमला किया है और यहां हमला भारत के लिए महत्वपूर्ण है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, क्योंकि भारत और चाबहार का संबंध सभी जानते हैं। चाबहार में भारत ने बहुत पैसा लगाया है। लेकिन दर्शकों इसी को लेकर, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास कम हो रहा है ईरान को, कि आखिर वो कब धोखा दे दें किसी को नहीं पता, वो कहां हमला कर दें ये कोई नहीं जानता। अमेरिका ईरान में आर पार जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 7 दिन में अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए और इस हमले में ईरान के IRGC से कई सैनिक मारे जाने की खबर है। अमेरिकी हमले में ईरान के कई शहरों में भी भारी तबाही हुई। पिछले दिनों ट्रंप ने बुनियादी ढांचे को तबाह करने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद अमेरिकी तरफ से बमबारी की गई है, जहां सड़क, पुल, बंदरगाहों पर हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर आज तीसरी बार हवाई हमला किया। अमेरिकी हमले में चाबहार पोर्ट का कंट्रोल टावर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ईरान के इस चाबहार बंदरगाह पर भारत ने भारी निवेश किया है, क्योंकि यह पोर्ट भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से काफी अहम है। चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान से सीधे जोड़ता है और मध्य एशिया में भारत को व्यापारिक पहुंच भी दिलाता है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान भी पलटवार कर रहा है। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया गया। IRGC का दावा है कि उसने कतर के अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया। हालांकि IRGC ने स्पेशल फोर्स के कई जवानों के मारे जाने का दावा भी किया है। इसे ही लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर एक के बाद एक हमले होते रहे तो फिर बहुत ज्यादा युद्ध बढ़ेगा और दिक्कत आएगी। दर्शकों, दिक्कत कहां पर आएगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। क्या आप देख रहे हैं, अमेरिकी सेना अब कई सारे ऐसी जो आइलैंड हैं ईरान के, वहां पर कब्जा करने की रणनीति बना रही है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे लेकर पेंच फंसा हुआ है वो अभी भी बंद है, क्योंकि वहां पर ईरान की तरफ से भी बम बरसाए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी यही हश्र हो रहा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों की मुश्किल बढ़ गई है। मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 13 तेल टैंकर पास किए गए। बुधवार को केवल 9 तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर पाए और गुरुवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों की संख्या और गिर गई, जिसका असर यह है दर्शकों, पिछले एक हफ्ते में तेल के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। समझिए जरा, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते 13% तक दामों में बढ़ोतरी हुई है। डॉलर भी बढ़ गया है दर्शकों। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $1.53 यानी करीब $86 बैरल प्रति बैरल पहुंच गई है, जबकि WTI क्रूड की कीमत $80 को पार कर गई है। अब समझिए, इसका मतलब है कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम पर फिलहाल कमी नहीं होगी। हालात बिगड़े तो तेल के दाम बढ़ सकते हैं। आपको बताएं, इसका सीधा असर आप पर होगा, महंगाई बढ़ सकती है दर्शकों, लेकिन इसी के लिए तैयारी की जा रही है कि शांति स्थापित हो। सुनिए जरा। ईरान लगातार अमेरिका से बातचीत कर रहा है और ये जाहिर कर रहा है कि वो हमारे साथ समझौता करना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी सेना की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका ईरान पर लगातार हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान दोनों देशों के बीच समझौते का लगातार उल्लंघन कर रहा है। ईरान ने वादा किया था कि वो कमर्शियल टैंकों पर हमले नहीं करेगा, लेकिन वो लगातार हमले कर रहा है, जिसके नतीजे वो भुगत रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे आतंकी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सोचिए दर्शकों कि अगर युद्ध बढ़ेगा तो दिक्कत आपको ही होने वाली है, इसलिए दुनिया भर में शांति की अपील हो रही है। लेकिन दर्शकों, इधर युद्ध और उधर दूसरा खतरा कोरोना का। दर्शकों, आ रहा है कोरोना, ऐसा हम भी पूछ रहे हैं, क्योंकि दर्शकों अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको हैरान कर सकता है, थोड़ा परेशान भी करेगा। पहली तस्वीर दिखाइए। दावा किया जा रहा है दर्शकों कि आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। आंध्र प्रदेश में सरकार की तैयारी है कोरोना से निपटने के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। इसके लिए बैठक बुलाई है क्योंकि कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई है। सोचिए आप, 4 मरीजों की मौत हो गई है, इसलिए पूरी तैयारी है आंध्र प्रदेश में कि दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। दावा किया जा रहा है दर्शकों कि कोरोना का जो वेरिएंट है बार बार बदलता है। आपने भी देखा होगा, पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, 3 वेव आई थी, लेकिन उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत दुनिया भर को हुई थी। अब मैं दर्शकों आपको जो बता रहा था, आंकड़ा जो आया है हमारे पास, जो आपको हैरान और परेशान करेगा, आइए बताते हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले देखिए, भारत में 339 मरीज, आंध्र प्रदेश में 339 और उत्तर प्रदेश में 4 मरीज हैं दर्शकों। दावा किया जा रहा है कि चीन में यह आंकड़ा करीब 80,000 के आसपास है। यानी एक महीने में इतने केसेस बढ़े हैं, तो क्या इसी का नतीजा है जो भारत में भी मरीज बढ़ने लगे हैं? अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब इस तरह से जो कोरोना वापस आ रहा है वो सवाल खड़े करता है। आप सोचिए, कोरोना तो जा चुका था, वैक्सीन भी बन गई, फिर कोरोना क्या वाकई खतरनाक होगा? आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। भारत में कोरोना के मामले फिर से डराने लगे हैं। देश भर में कोरोना के 339 मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक 115 मामला जो सामने आया है कोरोना के, वो हैं केरल के। आंध्र में भी कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 20 दिनों में कोरोना के 12 मामले सामने आए हैं। कोरोना के 12 मरीजों में से 4 को बचाया नहीं जा सका। सबसे ज्यादा मामले कडप्पा में मिले हैं, जिनकी संख्या 8 है। 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, 2 अस्पताल में हैं और 3 ठीक हो चुके हैं। यह अच्छी खबर है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार 5 सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज चुकी है, ताकि वायरस के वेरिएंट और उनकी मारक क्षमता का पता लगे। जैसा मैंने अभी कहा दर्शकों, आंध्र के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कोरोना के मरीज मिले हैं। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। खबर यह है कि यूपी के काशी में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं। और आपको बताएं, भारत में कोरोना जैसे ही आया है,
वैसे ही अब डॉक्टर्स की भी चर्चा होने लगी है। डॉक्टर्स भी इस पर बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। जो केसेस मिले हैं उनकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है, मतलब जो साइन एंड सिम्टम्स है, बहुत सीवियर नहीं है, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, तो इसलिए हमें कोई घबराने की बात नहीं है, पर सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि जब भी कोरोना आता है तो कभी कभी उसमें म्यूटेशन की संभावना रहती है। अगर म्यूटेशन खतरनाक हुआ तो तेजी से फैल सकता है, सीवियर बीमारी कर सकता है और कॉम्प्लिकेशन और डेथ भी कर सकता है। लेकिन दर्शकों, भारत में आंकड़े अभी अभी बढ़ रहे हैं। पहले से ही तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कोरोना कितना खतरनाक है। लेकिन दर्शकों, डराने वाली खबर तो चीन से सामने है। चीन में दावा किया जा रहा है कोरोना की लहर चल रही है, ऐसी लहर कि कई लोग चपेट में आ गए। आंकड़ा 80,000 तक पहुंच गया है और जिनपिंग सरकार इसको लेकर चिंतित है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। कोरोना मरीजों की संख्या 79,000। ये दर्शकों आंकड़ा आपको बता रहा हूं जुलाई का। जुलाई मंथ में हम लोग हैं, जुलाई महीने में, और ये आंकड़ा ऐसे बढ़ रहा है, धीरे 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 ये आंकड़ा हजारों में पहुंच गया। खबर यह है कि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये लाखों तक चला जाएगा। और आपको बताएं, चीन में अगर मामले बढ़े तो दुनिया में बढ़ेंगे, क्योंकि पहले भी कोरोना चीन से ही निकला था। दर्शकों, आइए आपको बताते हैं कि आखिर चीन में क्या हो रहा है। चीन में कोरोना मरीजों की संख्या हजारों में चली गई है। आशंका है कि चीन से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि चीन में जून महीने में 79,000 केस मिले हैं। चीन में जून में मिले मामलों में 130 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। कई लोगों की हालत अब भी गंभीर है, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इस समय चीन में सबसे ज्यादा NB181 वेरिएंट का असर दिखता है। वैसे अब तक कोरोना वायरस के हजारों वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इनमें WHO ने कुछ प्रमुख वेरिएंट्स को विशेष श्रेणी में रखा है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट शामिल है। आपको बताएं, इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसी को लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं। आपसे भी निवेदन यही है दर्शकों कि आप जैसे कोविड काल में सावधानी बरतते थे, वैसे आम दिन में भी हाथ साफ रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। बहरहाल, एक अच्छी खबर आज आपके लिए लेकर आए। पटरी पर हाइड्रोजन ट्रेन। दर्शकों, ये ट्रेन भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी और भारत के लिए इतिहास में से याद किया जाएगा। पहली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आपको दिखा रहा हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दिखाइए फुल फ्रेम। इसकी तैयारी की गई, लंबे समय से इस पर काम किया जा रहा था और अब दर्शकों इसमें सफलता मिली है। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शकों हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। ये हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। ये कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी, कैसे चलेगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मूव कीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए। दर्शकों, ना कोयला, ना डीजल, ना ही इलेक्ट्रिक, ये ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन से। दर्शकों, हाइड्रोजन, एक तरह से इसे पानी से चलने वाली ट्रेन भी कहा जा रहा है आम भाषा में। दर्शकों, लेकिन दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया है। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। अब दर्शकों, आपको बताते हैं, जैसा मैंने कहा कि भारत के विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में भविष्य में से याद किया जाएगा। लेकिन पहली हाइड्रोजन ट्रेन कितनी खास है, कितनी महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। भारतीय रेलवे आज एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसा युग जो आधुनिक है और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। दर्शकों, भारत को अब अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है। यही है वो ट्रेन जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई। अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश, भारत उनके साथ खड़ा है और हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है। इस एडवांस्ड और इको फ्रेंडली तकनीक का भारत इस्तेमाल कर रहा है। आपको बताएं, दुनिया में ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ 2 से 4 कोच वाली है। वहीं भारत की स्वदेशी ट्रेन में 10 अत्याधुनिक कोच लगाए गए।
इसमें एक साथ करीब 2600 यात्री सफर कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का दमदार इंजन लगा हुआ है। तो वहीं ये ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। आपको बताएं, ये ट्रेन जींद, गोहाना और सोनीपत को जोड़ेगी। उत्तर रेलवे के लिए ये अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी है। जींद सिटी और पांडु पिंडारा यहां ठहराव इसका होगा, रुकेगी यहां पर। बरवासनी हॉल्ट और सोनीपत न्यू भी इसी रूट के अंदर आएगा। छोटे बड़े सभी इलाकों को सीधी कनेक्टिविटी इस ट्रेन से मिलेगी। ट्रेन में हाइड्रोजन लीकेज डिटेक्टर भी लगे हुए हैं। सुरक्षा के लिए स्मार्ट सेंसर भी लगाए गए हैं। आपको बताएं, आग और धुएं का तुरंत इसमें पता लग जाएगा। आपात स्थिति में हाइड्रोजन सप्लाई खुद बंद हो जाएगी। ड्राइवर केबिन को पूरी तरह से निगरानी के लिए बनाया गया है, वहीं से निगरानी की जा सकती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग से भी सुरक्षा बढ़ेगी। पटरियों पर आने से पहले हुई टेस्टिंग इसकी बहुत ज्यादा कड़ी रही। बिजली और रेडियो सिस्टम की भी जांच की गई है। आपको बताएं, 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर इमरजेंसी ब्रेक का प्रशिक्षण भी किया गया है, परीक्षण किया गया है और हर सुरक्षा मानक पर ट्रेन खरी उतरी है। इसलिए आज इसे आम जनता के लिए समर्पित किया गया है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। आज जींद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। वाकई दर्शकों, ये बहुत बड़ा स्टेप है जो आने वाले समय में याद किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भगवद गीता से। भगवद गीता में सफलता पाने का मूल मंत्र बताया गया है। छात्र इसे लिख लें। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना चाहिए। बालक जन्मा है तो बड़ा होगा, जवान होगा, वृद्ध भी होगा तथा शरीर के मरने पर उसकी आत्मा नए शरीर को धारण भी करेगी। अतः मृत्यु का दूसरा नाम आत्मा, द्वार शरीर परिवर्तन है। हर किसी को समय के साथ परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए, क्योंकि जो समय के साथ अपने जीवन में बदलाव लाता है वो हमेशा सुख, समृद्धि और आगे बढ़ता चला जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।